हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए क्लास 11 की इंग्लिश लाई हूँ। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आज भी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है तो आपको पता ही है कि पोइट्री नंबर 1 पढ़ा दी गई है, पोइट्री नंबर 2 पढ़ा दी गई है और अब मैं आपके लिए लाई हूँ पोइट्री नंबर 2 का समरी जिसके लिए सभी बच्चे बहुत ज़्यादा ये डिमांड कर रहे थे कि समरी बहुत ज़्यादा बच्चे डिमांड करते हैं। फिर साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया भी बच्चे कहते हैं और उसके साथ ही साथ लिटरेरी डिवाइस भी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। जो लिटरेरी डिवाइस होती है इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 4 to 10 नंबर तक पूछा तो जाता ही जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेंट्रल आइडिया। तो उसे भी मैं आज पढ़ाऊँगी और जो समरी होती है वो आपको हेल्प करेगी जो पोइट्री होती है उसे समझने में। ठीक है, तो फिर से हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए समरी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जो हमारा चैप्टर था द लेबरनम टॉप, तो उसकी समरी आज मैं पढ़ा रही हूँ। ये हमारी पोइट्री नंबर 2 है और इसकी जो पोएट क्या नाम है इनका? टेड ह्यूगस इनका नेम है, टेड ह्यूगस। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अपनी समरी को स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम ट्री टॉप इज साइलेंट एंड मोशनलेस, यानी कि ये जो लेबरनम ट्री है, कौन लेबरनम ट्री? मैंने इससे पहले पोएट्री में पढ़ाया था ना। लेबरनम ट्री का मतलब होता है अमलतास का पेड़। ठीक है, तो फिर जो लेबरनम ट्री है उसकी टॉप यानी कि चोटी और साइलेंट का मतलब हुआ शांत। फिर उसके बाद जो ये मोशनलेस है इसका मतलब होता है स्थिर। ठीक है, बिना हिले डुले। तो जो लेबरनम का ट्री है उसकी जो चोटी है वो बहुत ही शांत है, वो बहुत ही स्थिर है। ठीक है, आफ्टर देन क्या लिखा है? ऑन आ सितंबर आफ्टरनून, यानी कि सितंबर महीने का वो आफ्टरनून वाला दिन था जिस दिन ये पोइट्री लिखी जा रही थी। वो सितंबर का महीना था और दोपहर का वक्त था। ओके, द गोल्डन सनलाइट इज स्प्रेड ऑन इट, यानी कि सुनहरी धूप, पीले रंग की सुनहरी धूप उस पेड़ पर पड़ रही थी। द फ्यू लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री आर टर्निंग येलो इन ऑटम, यानी जो कुछ पत्तियों ने पेड़ को छोड़ दिया था, यानी कि पेड़ों से गिर गई थी, पीली होकर के वो पेड़ों को से गिर गई थी, पेड़ों को छोड़ दिया था उन्होंने। जब आप लोगों ने देखा होगा जब पत्तियां हरी से पीली पड़ जाती हैं वो पेड़ों से झड़ जाती हैं वो पत्तियां, तो बस ठीक वही हुआ लेबरनम ट्री के साथ भी। ठीक है, आफ्टर देन क्या होता है? ऑल द सीड हैव ऑलरेडी फैलन टू द ग्राउंड, यानी कि जो पेड़ में जो सीड्स लगी थी, जो बीजे थे वो भी गिर चुके थे। बट द साइलेंस इज ब्रोकन विथ द अराइवल ऑफ आ स्मॉल सिंगिंग मदर बर्ड्स गोल्ड फिंच, यानी कि उस पेड़ की शांति कब टूटती है? जब एक मदर बर्ड आती है। वो मदर बर्ड का क्या नाम है? गोल्ड फिंच। ठीक है, एक चिड़िया आती है उस पेड़ पर और उस चिड़िया के आते ही उस पेड़ की जो शांति थी, जो साइलेंट था उसके अंदर, जो मोशनलेस था, वो सब कुछ टूट जाती है, वो ब्रेक हो जाती है और जो साइलेंट था वो नॉइस में चेंज हो जाता है, जो मोशनलेस था वो मोशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर सी हैज़ रिटर्न टू मीट एंड फीड हर यंग चिक्स, क्या होता है? वो जो चिड़िया होती है उसका उस पेड़ पर घोंसला होता है, इसी वजह से वो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए, अपने बच्चे से मिलने के लिए उस पेड़ पर आई हुई होती है। इट्स मेक अ जर्की चेपिंग साउंड फ्रॉम द ब्रांच एंड्स, यानी कि वो जो चिड़िया होती है वो उस पेड़ के एक शाखा के किनारे पर आ कर के बैठी हुई होती है, फड़फड़ा अपने पंखों को फड़फड़ाती है, चहचहाती है, ची 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 करती है और चहचहाट से उसकी जो चहचहाट होती है उसकी चहचहाट से वो पेड़ भी मतलब चहचहाने लगता है, उसके फड़फड़ाने से उसके जो पेड़ होता है वो भी उसमें कंपन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? द मदर्स अराइवल क्रिएट्स अ सडन स्टायर एंड नॉइस दैट स्टार्टलेस द साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड द लिटिल यंग वंस आर इन द नेक्स्ट, यानी कि
क्या होता है, जब वो चिड़िया डाल के किनारे बैठती है तो उसी पेड़ पर एक नेक्स्ट भी होता है, उसी नेक्स्ट यानी उसी घोंसले में उसके बच्चे होते हैं जो कि वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। द लिटिल बर्ड हैज़ आ स्मूथ एंड शाइनी बॉडी एज दैट ऑफ a lizard. She is extremely watchful and swift. The nest is built securely. यानी क्या बताया गया है, जो बर्ड थी उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही शाइनी थी, बहुत ही स्मूथ थी, जैसे कि लिजार्ड की बॉडी होती है। जैसे लिजार्ड होती है ठीक उसी तरह उसकी भी बॉडी सेम टू सेम वैसे ही थी। और तो और क्या मतलब कि उन्होंने बताया कि उस चिड़िया को एक्सट्रीमली लेवल पे, मतलब वो चिड़िया ना देखने लायक थी। पोइट बता रहे हैं उन्हें, हम लोगों को, कि भाई वो चिड़िया इतनी खूबसूरत थी ना कि उसको देखना तो एक बार बनता ही है ये। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि द नेक्स्ट इज़ बुल्ड सिक्योरली, यानी कि उस चिड़िया ने जो अपना घोंसला बनाया था ना वो इतना सिक्योर था कि कुछ भी उसमें हार्मफुल नहीं था। ऐसा था कि उसके जो बच्चे जिस घोंसले में रह रहे थे वो घोंसला बहुत ही सुरक्षित था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द बर्ड एंटर्स अ थिक बंच ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। क्या, यानी कि जो बर्ड थी वो पेड़ की एक शाखा से उस तरफ जाती है जिस तरफ ढेर सारी लकड़ियों का झुंड था, ढेर सारी पत्तियां वगैरह उस जगह पर थी। यानी कि कुल मिलाकर के वो कहना चाहते हैं वो अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है। एंड एट वंस द ट्री कम्स अलाइव लाइक अ नॉइजी मशीन और इंजन। यानी कि वो जैसे ही वो उस घोंसले की तरफ बढ़ती है ना तो उस घोंसले में से एक ऐसी मशीन, जैसे कि कोई मशीन ने कि आपने ऑन का स्विच को ऑन किया और वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, और जैसे स्टार्ट हो जाती है वो तब तक नहीं ऑफ़ होती जब तक कि आप लोग ऑफ़ का बटन नहीं दबा देते हो। बस ठीक उसी तरह उसके जो बच्चे थे वो भी चालू हो गए थे चीची चीची चीची, मतलब करना चहचहाना स्टार्ट कर दिया था अपनी मम्मी को देख करके कि अब मुझे खाना मिलेगा, अब मेरी मम्मी आई, अब हम लोग उनसे मिलेंगे। तो जो बच्चों की खुशी होती है अपनी मम्मी को देख करके, तो वही उनके बच्चे अपनी मम्मी को देख करके एक्साइटमेंट हो रहे थे। उनकी जो बच्चे थे एक्साइटमेंट होने की वजह से वो जो पेड़ था वो भी एक्साइटमेंट हो रहा था, वो भी एक्साइट हो रहा था। तो आफ्टर देन क्या होता है देखते हैं कि एंड एट वंस द ट्री कम्स अलाइव लाइक अ नॉइजी मशीन और इंजन्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर लिटिल वंस। यानी कि ये बताया गया कि ये जो मशीन, जिसको मशीन कहा गया, जिसको इंजन कहा गया, ये उनके बच्चे थे, ये उनकी फैमिली थी। ये जो बर्ड है, बर्ड का घोंसला है, उस घोंसले में उसके बच्चे थे। तो ये पोइट ने हमें बताया है। आफ्टर देन क्या बताया, दे टू स्टार्ट चिर्पिंग इन एक्साइटमेंट। बताया कि उन लोगों ने एक्साइटमेंट की वजह से चिर्पिंग करना स्टार्ट कर दिया था, चीची चीची करना स्टार्ट कर दिया था। दे फ्लैप देयर लिटिल विंग्स, उन्होंने अपने जो पंख थे उनको फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया था अपनी मम्मी को देख करके। एंड पुट अप आ कन्फ्यूजिंग नॉइस, और नॉइस निकालना स्टार्ट कर दिया था, जो बर्ड की जो नॉइस होती है वो। ठीक, फिर क्या होता है, इट इज़ द मदर बर्ड हु क्रिएट ऑल सच नॉइस टू अ हाई पिच देन हैविंग फेड हर चिक्स। यानी कि जो मदर बर्ड होती है वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपने नेक्स्ट से बाहर डाली पर आ जाती है। सी फ्लाइज आउट ऑफ द नेक्स्ट टू अ ब्रांच, यानी कि वो जिस डाल पर उसका घोंसला होता है वो दूसरी डाल पर बैठ जाती है, पेड़ की दूसरी डाल पर। हर फेस हैज़ स्ट्रिप्स ऑफ, देखो क्या होता है, अभी तक तो जो पोइट थे उन्होंने क्या बताया, अभी तक चिड़िया क्या कर रही है, क्यों आई है, ये सब चीज़ें अभी बातें हो रही थी। अब देखो चिड़िया के बारे में बात होगी कि अब जो वो है, जो कौन पोइट है हमारे, अब वो चिड़िया के बारे में बताएंगे कि वो क्या है, क्यों इतनी खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत है तो फिर उसको देखकर क्या लगता है, ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या बताया, हर फेस हैज़ स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी कि वो जो चिड़िया है, जो गोल्डफिंच है, वो सुनहरी पंखों वाली है और पीले रंग की है। पहली चीज़ तो वो पीले रंग की, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, वो सुनहरे कलर, सुनहरे पंख है उसके, पीले रंग की है। और उसके बाद क्या है, विच आर इट्स आइडेंटिटी मार्क्स, अ सॉर्ट ऑफ मास्क ऑन हर फेस। यानी कि
मतलब उसको देख के वो इतनी खूबसूरत है ना कि उसको देख कर के ऐसा फील होता है ना कि उसने कोई सुंदरता का मुखौटा पहन रखा हो। तो इस तरह का वाक्य, इस तरह का सेंटेंस पोइट कह रहे हैं, तो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत चिड़िया थी, बहुत ही प्यारी चिड़िया थी, बहुत ही सुनहरे पंखों वाली चिड़िया थी। तो उसको देख कर के मानो ऐसा लगता था कि जैसे कि उसने कोई सुंदरता का मुखौटा पहन लिया हो। तो बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। तो अब उसके आगे क्या होता है देखिए। हाँ, द पर्पस ऑफ हर विजिट इज़ फुलफिल्ड, यानी कि चिड़िया का क्या पर्पस था, पहले तो ये समझो। चिड़िया पेड़ पर क्यों आई थी? चिड़िया पेड़ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसके बच्चे, उसने वहाँ पे घोंसला बना रखा था, उसके बच्चे वहाँ पे थे, उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना था। ठीक, चिड़िया आई पेड़ पर, उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद क्या किया उसने? बाहर घोंसले के बाहर आई, उसके बाद डाल पे बैठी। अब उसका क्या हुआ? उसका पर्पस पूरा हो गया। तो अब उस बचा क्या? अब जब पर्पस पूरा हो गया, उड़ने की बारी आई। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, तब बर्ड वंस अगेन फ्लाइज अवे टूवर्ड्स सम अननोन प्लेस फॉर अवे, यानी कि जो चिड़िया थी वो अपनी डाली पर से एक अननोन प्लेस यानी कि अनंत की ओर, अनंत यानी आकाश, आसमान की ओर उड़ गई। वो जो चिड़िया थी उसका जो पर्पस था उसने पूरा किया। उसके बाद वो पेड़ की डाली पर से वो आसमान की ओर उड़ गई। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। जो पेड़ है उसके साथ क्या होता है। जो पेड़ है, साइलेंस एज यूजुअल रिटर्न्स टू द लिटिल ट्री अगेन, यानी कि जो पेड़ पर जो शांति फैली हुई थी वो फिर से दोबारा लौट आई थी। जो शांति थी, जो साइलेंस थी और जो मोशनलेस था, जो स्थिरता थी, वो सब कुछ दोबारा लौट आई थी, क्योंकि अब फिर से कोई हलचल करने वाला नहीं था। वो जो चिड़िया आई थी उसने थोड़ी देर के लिए हलचल वहाँ पे कर दी थी, जिससे वो जो पेड़ था वो जीवंत हो उठा था। जो पेड़ था पहले क्या, जो साइलेंस और मोशनलेस क्या दिखा रहा था, वो ये दिखा रहा था जैसे कि वो एक मरा हुआ कोई पेड़ हो। लेकिन जैसे ही वो चिड़िया आ गई ना वहाँ पर, तो उससे उस पेड़ में जीवंतता आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समरी पसंद आई होगी, समरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं सेंट्रल आइडिया। दिस इज आर सेंट्रल आइडिया। ओके, तो क्या है, द पोएट स्टार्ट्स द पोएम विथ द इंट्रोडक्शन, यानी कि अब देखो जैसे जैसे ये सेंट्रल आइडिया लिखा है वैसे ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो मैं आपको पूरा सेंट्रल आइडिया दिखाऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अपने बहुत ही अच्छे से आप ये सेंट्रल आइडिया एग्ज़ाम में करके आओ और 10 में से 10 मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, तो 10 में 10 नहीं, 100 में 100, बट जो ये सेंट्रल आइडिया वो 10 नंबर का लगभग आता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। द पोएट स्टार्ट्स द पोम विथ द इंट्रोडक्शन, जो पोएट होता है वो अपनी पोएम को स्टार्ट करता है इंट्रोडक्शन से। किसके इंट्रो से? लेबरनम टॉप ट्री से, यानी कि जो लेबरनम का ट्री होता है उससे बताते हैं। क्या बताते हैं पहले तो पढ़ लेते हैं। द लेबरनम टॉप ट्री हु इज़ स्टिल एंड साइलेंट, यानी कि वो बताते हैं कि एक लेबरनम का ट्री है जो उसके टॉप पर, यानी कि जो लेबरनम का ट्री अमलतास का पेड़ की चोटी पर बहुत ही शांति छाई हुई है, वो बहुत ही स्थिर है। इट्स लिव्स हैव टर्न येलोइश, यानी कि जो इसकी पत्तियां हैं वो हरे से येलो कलर में चेंज में हो गई हैं। ठीक है, एंड हैड स्टार्टेड टू फेल ऑफ द ट्री इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। द ट्री लुक्स लाइक डेथ एंड इज़ वेरी क्वाइट। क्या होता है देखो, अब भाई पत्तियां येलो हो गई, येलो होने के बाद क्या होता है, उस पेड़ से गिरना भी स्टार्ट हो चुकी हैं और उस पेड़ पर मतलब कि बहुत कम पत्तियां दिख रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उस पेड़ पर केवल और केवल उसकी डालियाँ ही दिख रही हैं। तो इस तरह का ये जो सिचुएशन है, इस तरह का ये बिना पत्ती वाला पेड़, बिना फूल वाला पेड़ देख कर, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ पेड़। बस इसको देखकर ऐसा लगता था बस कुछ ही दिनों में इस पेड़ की मृत्यु हो जाएगी, कुछ ही दिनों में ये सूख करके पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा ये वाला पेड़। उसको देख कर के मानो ऐसा लगता था कि ये बहुत ही मतलब अपनी मृत्यु के बहुत करीब है ये वाला पेड़। तो इस तरह से बताया। ये जो पेड़ है, जो ये पोयम है, ये सितंबर के महीने में लिखी गई है, ये बताया गया है। और कौन सा समय है? आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का समय। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
मैंने बताया, हाँ ये, देन द पोइट सेड दैट द ट्री बिकम्स अलाइव, यानी कि पोइट कहते हैं कि जो ट्री है उसमें जीवंतता आती है, लेकिन कब आती है चलो देखते हैं। व्हेन अ गोल्डफिश बर्ड कैम देयर टू फेड हर यंग वंस इन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, यानी कि जब एक गोल्डन फिंच बर्ड उस पेड़ पर आती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने घोंसले में, क्योंकि उस पेड़ पर उस बर्ड का घोंसला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सी देयर बाई चिरपिंग एंड मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, यानी कि जो चिड़िया होती है वो चहचहाती है, वो फड़फड़ाते हुए पेड़ की ब्रांच पर आती है, एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। सी विद अ रैपिड मोशन गोज इन डीप इनटू द ब्रांच टू हर यंग वंस, यानी कि उसका जो वो मतलब क्या करती है, वो तेज़ी से सावधानी से चलती है। कैसे? तेज़ी से तो चलती है लेकिन सावधानी पूर्वक चलती है। देखो क्या, और तेज़ी से चलती है, सावधानी पूर्वक चलती है, और अपने बच्चों के जिस जगह उसका घोंसला होता है उस तरफ वो चलती है, अपने बच्चों की तरफ। हर मूवमेंट इज़ कंपेयर्ड विद अ लिज़ार्ड, यानी कि उसका ये तेज़ी से चलना, वो भी सावधानी पूर्वक ये जो चलना है ना उसका, इसे जस्ट उसे कंपेयर किया गया है कि वो ये जो जिस तरह से चल रही ना ऐसे ही सेम टू सेम लिज़ार्ड भी चलती है। आप लोगों ने घर में छिपकलियों को देखा होगा कि वो भी तेज़ी से चलती हैं लेकिन सावधानी पूर्वक। जब भी वो लोग शिकार करती हैं तो तेज़ी से तो चलती हैं लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, एज सून सी एंटर्स, तो जैसे ही वो इंटर करती है कहाँ, अपने घोंसले की तरफ, अपने घोंसले के अंदर, हर यंग वंस स्टार्ट देयर मूवमेंट लाइक आ मशीन एंड फ्लैप देयर विंग्स, यानी कि जो उसके बच्चे होते हैं वो बिल्कुल एक मशीन की तरह बस अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, चीची 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 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी मम्मी को देख करके बिल्कुल एक मशीन की तरह, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं अपने फर जो पंख होते हैं उनको भी फड़फड़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि द ट्री गॉट इट मोशन एंड लाइफ व्हेन द बर्ड एंटर एंड एज सून एज द बर्ड फ्लाइज अवे, यानी कि क्या होता है देखो, जब चिड़िया आती है पेड़ पर फड़फड़ाती है, चिरपिंग करती है यानी कि चहचहाती है, उसके बच्चे चहचहाते हैं एक्साइटमेंट होकर के कि उसके बच्चों की मम्मी आ गई है। तो जब ये सब चीज़ें होता है तब पेड़ में भी मोशन आ जाता है, पेड़ में भी लाइफनेस आ जाती है। क्या मतलब कि जीवंतता आ जाती है। वो पेड़ में भी एक क्या मतलब, जैसे कि जो पहले बहुत ही शांति थी वो शांति उसकी टूट जाती है, उसमें भी एक थोड़ा अस्थिरता आ जाती है। इस तरह से एक चिड़िया के आ जाने से उस पेड़ में कितना बदलाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस चिड़िया का पर्पस कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वो उस पेड़ की डाली पर से उड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, क्या जब वो उड़ जाती है तो पेड़ में फिर से लाइफलेस हो जाता है। जो पेड़ होता है फिर से उसमें साइलेंट आ जाता है, फिर से वो मोशनलेस हो जाती है। जो पेड़ है वो मोशनलेस हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, और फिर से वो जो पेड़ है एक मरे हुए पेड़ की तरह दिखने लगता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा, समरी समझ में आई होगी। अब बारी आती है लिटरेरी डिवाइस की। ओके, तो जल्दी से मैं आपको लिटरेरी डिवाइस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिटरेरी डिवाइस, तो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ लिटरेरी डिवाइस। तो मैं आपको बहुत ही आसान से शब्द में बताना चाहूँगी। आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी सभी पढ़ते आए हो, पीजी से लेकर के अभी तक पढ़ ही रहे हो, सभी मेरे सभी भाई बहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में आप सभी ने अलंकार पढ़े होंगे। तो अलंकार, जो अलंकार होता है वही लिटरेरी डिवाइस है। जैसे कि हम लोग हिंदी में अलंकार बोलते हैं, वही हमारे इंग्लिश में आकर के लिटरेरी डिवाइस हो जाते हैं। तो अलंकार क्या होते हैं पहले तो आप ये जानो। तो अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। बस यही चीज़ लिटरेरी डिवाइस है। क्या लिटरेरी डिवाइस में कैसे समझेंगे कि किसी भी पोइट्री की ब्यूटी को बढ़ाने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, ब्यूटी को इंक्रीज करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, लिटरेरी डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। तो
जिस तरह से हिंदी में होते हैं अलंकार, तरह तरह की जो भी अलंकार होते हैं, इसी तरह से इसमें होते हैं। सबसे पहले अब हम लोग इसमें जानते हैं कि कौन कौन से अलंकार होते हैं। फर्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, देखो, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। यानी कि सबसे पहले जानो कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? जो भी वॉवल साउंड्स होते हैं, वॉवल साउंड्स कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, इन साउंड्स को छोड़ करके अल्फ़ाबेट में जितने भी साउंड्स होते हैं, वॉवल साउंड्स को छोड़ करके अल्फ़ाबेट में जितने भी साउंड्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 शर्तें दी गई हैं कि अगर ये तीन शर्तें अगर कंप्लीट हो गई तो फिर वो एलिट्रेशन कहलाएगा। मतलब कि उसमें हम लोग कह देंगे कि हाँ, इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो देखो कौन सी वो शर्तें हैं। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट जो लेटर है हमारा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। फर्स्ट हमारी कंडीशन ये हो गई। आफ्टर देन सेकंड कंडीशन हमारी हो गई कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में वो वर्ड होना चाहिए। ठीक, कंडीशन नंबर 2 भी समझ लिया। आफ्टर देन कंडीशन नंबर 3 क्या हुई कि हमारी जो भी लेटर है, कोई भी लेटर है, वो पास में होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन नंबर 3 हो गई। बट हमें ये कंडीशन समझ में नहीं आई, पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं आई, तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं एग्जाम्पल नहीं, ये चीज़ तो हमारी पोइट्री में आप लोगों ने पढ़ा था ना, सेप्टेम्बर सनलाइट, तो इसको ही समझते हैं। हमारी पोइट्री में सेप्टेम्बर सनलाइट लिखा हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या थी एलिट्रेशन की कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो देखिए, इस वाली सेप्टेम्बर का ये जो वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है ना, देखिए सही से देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद सनलाइट, ये जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर एस, ये एस है, इस वजह से एस होने की वजह से ये कॉन्सोनेंट साउंड है इस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। आफ्टर देन कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 था कि ये हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए। जो भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमेशा वर्ड की स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो सेप्टेम्बर में एस जो है स्टार्टिंग में है, सनलाइट में एस जो है वो भी स्टार्टिंग में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 वो भी कंप्लीट। अब हमारी आखिरी बची कंडीशन नंबर 3। क्या थी वो कि दोनों ही जो साउंड है, जो दोनों ही कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो दोनों ही पास में होनी चाहिए। तो देखिए, सेप्टेम्बर का एस इधर है। ठीक, आफ्टर देन जस्ट जो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसमें ये एस है, तो कितने पास में हैं, तो जितने ये पास में है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, तो जब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, जब तीनों कंडीशन कंप्लीट है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह पर सेप्टेम्बर सनलाइट में एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखिए, एक जगह पर ये भी यूज़ किया गया था, ट्री ट्रेम्बल्स। पोएट्री में आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो एक जगह पर लिखा था कि ट्री ट्रेम्बल्स, तो ये जगह पर भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया। क्या कंडीशन नंबर 1 हमारी क्या थी कि कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट है हमारे टी। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 था कि हम किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में होना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो है हमारे हर वर्ड की स्टार्टिंग में है टी। इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 कंप्लीट। कंडीशन नंबर 3 थी हमारी कि क्या था कि जो कॉन्सोनेंट है वो पास में होने चाहिए। तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट और सेकंड कॉन्सोनेंट अगल बगल है, यानी पास में है। तो जब कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 कंप्लीट हो गई, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्री ट्रेम्बल्स में एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस समझ में आई होगी। अब हम लोग आते हैं सिम्बली में। ठीक है, कि सिम्बली क्या होता है। सिम्बली का मतलब ये कि कंपेयर, जब भी किसी दो चीज़ का
कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मैंने किसी को कहा कि तुम शेर की तरह हो, तो मैंने किसी को कहा, किसी भी बच्चे को कहा, किसी भी फ्रेंड्स को कहा कि तुम शेर की तरह हो, ठीक है। तो फिर वो उस इंसान की कंपेयर मैंने किया कि तुम शेर की तरह हो, उसकी तुलना किया मैंने उस शेर से, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ की किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तब उस जगह पे हमारा सिमिली होता है, ठीक है। तो लिखा भी है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। देखो जिस जगह पर भी आप लोग देखकर भी पहचान सकते हैं, जब भी इंग्लिश में लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं, एज वर्ड का यूज़ करते हैं और एज, लाइक, एज, ये 3 वर्ड्स का जब भी यूज़ करते हैं तब क्या होता है, तब हमारा सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है। तो आप लोगों ने पोयम में देखा होगा, तो जब मैंने आपको पढ़ा रही थी तब आप लोगों ने पोयम में देखा होगा स्लीक एज आ लिजार्ड। तो आप लोग देखकर भी बता सकते हो कि इस जगह पर सिमिली एज लगाए ना, इसी वजह से इस जगह पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप लोग इसको बाकायदा डेफिनेशन से समझना चाहते हैं तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो चिड़िया थी, चिड़िया को कहा गया था ना, वो बिल्कुल चिड़िया की जो मूवमेंट है वो लिजार्ड की तरह है। कहा था ना जो चिड़िया है वो छिपकली की तरह चल रही है सावधानी पूर्वक तेजी से। तो कंपेयर किया तो इसका मतलब वो सिमिली है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने सिमिली समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कि मेटाफर क्या होता है। देखिए जब आपको सिमिली समझ में आ गया तो मेटाफर उसका जस्ट मतलब, सिमिली में मैंने कहा कि तुम शेर की तरह दिखते हो, तुम शेर की तरह हो, तो मेटाफर में हम लोग कहेंगे कि तुम शेर हो। डायरेक्ट मतलब पूरी की पूरी टोपी ही पहना दो शेर की, इस तरह से। जब पहले हम लोगों ने सिमिली में क्या कहा था कि तुम शेर की तरह हो, लेकिन मेटाफर में क्या होता है कि तुम शेर हो, डायरेक्ट टोपी पहना दी जाती पूरी तरह से। इस तरह से समझिए मेटाफर को, पूरी मतलब कि पूरी तरह से पूरी सारी चीज़ें पूरा सेम टू सेम शेर ही कह देते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो लिखा भी है एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स जनरली, यानी कि सामान्यता अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड, क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है। अब देखो कैसे, पोइट्री में हम लोगों ने कैसे किया था, देखो सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन starts up, the noise created by the movement of the birds is compared to the machine noise। यानी कि जो चिड़िया के जो बच्चे थे ना, उनको कहा गया था ना कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो बिल्कुल मशीन है। तो मतलब कि बिल्कुल चिड़िया के बच्चों को मशीन ही, डायरेक्ट मशीन बोल दिया था ना। तो जब डायरेक्ट इस तरह से बोल दिया तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आती है तब हम लोग कहते हैं कि इस जगह पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, ठीक है। लिखा भी है और भी आगे क्या लिखा है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। और भी इसमें पूरी पोएट्री की लाइन को लिख दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेटाफर लिटरेरी डिवाइस समझ में आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है, जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि नॉन लिविंग कोई चीज़ है, जैसे कि मेरे पास कोई पेन है मेरा, और मैं पेन को कह रही हूँ कि वो पेन है, वो क्या कर रहा है, जैसे कि सांस ले रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या पेन ब्रीथिंग करता है? नहीं करता है, बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग है। बट ब्रीथिंग कौन करता है, जैसे कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। जब भी किसी लिविंग थिंग या फिर किसी खास तौर पे ह्यूमन से ज़्यादा रिलेट करते हैं, जैसे इंसान मान लिया, जैसे इंसान ब्रीथिंग करते हैं, बट हमने इंसानों द्वारा की जाने वाला कोई काम वो हमने किसी नॉन लिविंग को कह दिया कि भाई वो कर रहा है, हमने इस तरह से कह दिया, तब हम लोग कहेंगे कि इस जगह पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो क्या लिखा है, द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, द होल ट्री
यानी कि नॉन लिविंग को हमने बोला, बट नॉन ह्यूमन मीन देखा जाता है ना, नॉन ह्यूमन जब भी किसी ऐसी चीज़ को, यानी कि ह्यूमन ना हो लेकिन उसको ह्यूमन वाली नेचर से उसको कह देते हैं कि भाई तुम ह्यूमन वाला जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस जगह पर हम लोग कह देते हैं ये जगह पर पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, तो कहा ना नॉन ह्यूमन द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। कहा नहीं गया था कि जो पूरा ट्री है वो पूरा का पूरा एक्साइटमेंट से भर गया था। जब बच्चे एक्साइट हो गए थे अपनी मम्मी को देख करके, अपनी मदर बर्ड को देख करके, तो जब बच्चे एक्साइटमेंट हुए तो पेड़ भी एक्साइटमेंट हो गया था। ऐसा पोइट ने कहा था। जब पोइट ने ऐसा कहा तो हम लोग समझ गए कि वो इस जगह पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से ये थ्रिल्स शब्द का मतलब ये कि पेड़ कपकपा गया, यानी कि जब चिड़िया ने अपने जो अपने पंख हैं वो फड़फड़ाए, तब पेड़ की जो पूरी डालियाँ थी ना वो पूरी कपकपा गई। तो जब इस तरह से जब पोइट ने बताया तब भी हम लोग समझ गए कि जो पोइट कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या, मानवीकरण अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन ये जो लिटरेरी डिवाइस है आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफेरेड एपिथेट, यानी कि ये भी एक तरह की लिटरेरी डिवाइस है। द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफेरेड टू अनदर नाउन हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जब किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जब किसी क्रिया की विशेषता कहीं बताई जा रही है, लेकिन अचानक से कुछ टर्निंग पॉइंट आता है, फिर उसके बाद फिर किसी नाउन की विशेषता बताने लगते हैं। क्या मतलब, देखो अभी आप लोगों के साथ मैं समरी डिस्कस कर रही थी। ठीक है, आप लोगों ने समरी में गौर किया होगा कि पहले मैंने बताया था कि पहले चिड़िया क्या क्या कर रही है, पेड़ पे आई, पेड़ पे आने के बाद एक डाल से दूसरी डाल पे गई, थोड़ा सा उसने तेज़ी से सावधानीपूर्वक चला, खाना पीना उसने बच्चों को खिलाया, नेक्स्ट से बाहर की ओर निकली। तो मतलब कि उसकी चीज़ों के बारे में वो क्या कर रही है, इन सब के बारे में पहले तो मैं पोइट ने ऐसा बताया। ठीक है, लेकिन अचानक से फिर जैसे वो चिड़िया घोंसले से बाहर निकली, उसके बाद जो पोइट थे उन्होंने उसके वो क्या क्या कर रही है इसके बारे में ना बता करके उन्होंने उस चिड़िया के बारे में बताना शुरू कर दिया। यानी कि उसके पहले तो वो उसकी क्रिया के बारे में बता रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने मुड़ करके टर्निंग पॉइंट लाया और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया, उसके नाउन के बारे में, यानी कि उस चिड़िया के बारे में बताना शुरू किया कि वो जो चिड़िया है वो इतनी खूबसूरत है ना कि उसको देखकर लगता है कि जैसे उसने किसी सुंदरता का कोई मुखौटा पहन रखा हो। वही बताया गया कि